आकांक्षा अपनी मौसी माला के साथ रहती थी। माला बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उसकी बेटी इशिता बहुत ही बिगड़ैल बदतमीज थी। इशिता आकांक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वैसे तो माला आकांक्षा को प्यार करती थी, लेकिन इशिता के कहने पर वो कभी कभी आकांक्षा को उसके मन का करने से रोक देती थी। आकांक्षा दिखने में बहुत सांवली थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। वहीं दूसरी तरफ इशिता दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बस इशिता को अपने खूबसूरत होने का बहुत घमंड था, इसलिए वो आकांक्षा को नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन गलती से आकांक्षा से कांच का प्लेट जमीन पर गिर जाता है। वो झाड़ू लेने अंदर जाती है, तब उतने में ही इशिता आती है। वो जमीन पर देखकर नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में कांच चुभ जाता है। किसने यहाँ पर कांच गिरा रखा है? मम्मी, यहाँ जल्दी आओ। इशिता की आवाज सुनकर आकांक्षा आती है। क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? मौसी अभी अपनी सहेली के घर गई है। तभी आकांक्षा इशिता के पैरों से खून निकलता हुआ देखती है। आपके पैरों में कांच चुभ गया क्या? मैं तो झाड़ू लेने गई थी ताकि सफाई कर दूं। मुझे पता है तूने ये जानबूझकर किया है। मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तूने मेरे से दुश्मनी निकाली है। एक बार मेरा पैर ठीक होने दे, उसके बाद तेरी खबर लेती हूँ। मैं रुई और पट्टी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। उसके बाद इशिता अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माला आती है। मम्मी, आज आपकी चहेती काली कलूटी ने मेरे से दुश्मनी निकाली है। उसने जानबूझकर कांच फैला रखा था, जो मेरे पैरों में चुभ गया। इशिता, जानबूझकर कौन ये सब करता है? गलती से गिर गया होगा। और तुम भी तो नीचे देखकर नहीं चल रही थी, इसलिए हुआ। अगर तुम नीचे देखकर चल रही होती तो ये सब नहीं होता। इसलिए कभी खुद की गलती भी मान लिया करो। और आप भी कभी उसके सामने ये मान लिया करो कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ। मानना क्या, मैं तो सच में आपकी सगी बेटी हूँ, लेकिन आप मानो तब ना। ये क्या नादान वाली बातें कर रही हो? हाँ, मैं हूँ नादान, बस एक ही तो समझदार है घर में, वो कल्लो माई। उसके बाद गुस्से में इशिता अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की तो किसी की नहीं सुनती है, पता नहीं कब इसमें अकल आएगी। माला हमेशा इशिता को समझाती रहती थी कि आकांक्षा को अपनी बहन माने, लेकिन वो अलग ही घमंड में चूर रहती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद माला को अपने ननद के बेटे की शादी में जाना था। शादी में जाने के लिए आकांक्षा तैयार होकर आ जाती है। इशिता अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती है और वो आकांक्षा को देखकर गुस्से में आ जाती है। मम्मी, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? इशिता, मैं भी शादी में जा रही हूँ। अरे मम्मी, अगर ये शादी में आई हमारे साथ तो मैं नहीं आऊंगी। अगर सबको पता चल गया कि ये काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली हमारे साथ रहती है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इशिता, ऐसा नहीं कहते, वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे पापा भी तो सांवले ही है ना। पापा की बात अलग है। मम्मी, मैंने कहा ना ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। इशिता, अब तुम बस करो, जाने दो उसे भी। ठीक है, ले जाओ, मैं ही नहीं जा रही हूँ। देख ले, अगर तू नहीं गई तो तेरी बुआ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी बुआ के बारे में सोचकर इशिता शादी में चली जाती है। इशिता के दोस्त उससे आकांक्षा के बारे में पूछते हैं। इशिता, ये लड़की कौन है? ये आकांक्षा है, हमारे घर की नौकरानी। मम्मी इस पर तरस खाकर इसे पार्टी में ले आई, मेरी महंगी वाली ड्रेस पहनाकर। वो तो तू जानती ही है ना कि ये गरीब लोग इतना अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए मम्मी इसे यहाँ लेकर आ गई। अच्छी बात है, तुम लोग तो अपने घर के नौकरों के बारे में भी बहुत सोचते हो। इशिता अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकांक्षा का मजाक उड़ाती है। ये सब सुनकर आकांक्षा बहुत उदास हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन इशिता स्कूटी पर बैठकर अपनी दोस्त के घर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक गरीब लड़का उसकी स्कूटी से टकराकर गिर जाता है। उस गरीब लड़के को चोट लग जाती है। ए पागल लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्कूटी से टकराने की? तुझे देखकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया और ऊपर से मेरी स्कूटी पर तेरे गंदे कपड़ों का मैल भी लग गया। लेकिन मैं तो यहाँ कब से खड़ा हूँ। तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती, इसलिए तुम मेरे से टकराई हो। तुम साइड से भी तो जा सकती थी। ज्यादा जुबान मत चला। मेरा दोस्त एक गुंडा है, उसे कहकर तेरी टांगे तोड़वा दूंगी।
उसके बाद वो गरीब लड़का घबरा जाता है और इशिता से माफी मांगने लगता है। इशिता उसको धक्के मारकर वहाँ से चली जाती है। उस लड़के को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ से आकांक्षा कुछ सामान लेकर गुजर रही होती है। आकांक्षा उस लड़के के पैरों से खून निकलता हुआ देख उसके पास जाती है। अरे, तुम्हें तो काफी चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं दीदी, इतनी ज्यादा भी नहीं लगी है। ऐसी चोट की तो हमें आदत है। आए दिन अमीर लोग ऐसे ही धक्का देकर जाते हैं। यहीं पास में मेरी कुटिया है, आप बस मुझे वहीं छोड़ दो। घर में मेरी एक बहुत छोटी बहन है, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। लेकिन तुम तो बहुत गरीब लग रहे हो। हाँ दीदी, लेकिन आज सुबह मुझे थोड़ा सा चावल मिल गया था। मैं अपनी बहन को वही खिला दूंगा और खुद भूखे सो जाऊंगा। उसके बाद आकांक्षा उस लड़के को उसकी कुटिया तक छोड़ देती है। उस लड़के के घर की हालत को देखकर आकांक्षा को बहुत दुख होता है। आकांक्षा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं एक पेड़ के पीछे से नैना परी ये सब देख रही होती है। वो परी बुरे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाली परी थी। आकांक्षा बहुत अच्छी और सरल स्वभाव की लड़की है। नैना परी आकांक्षा के पास आती है और कहती है, सुनो आकांक्षा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करनी चाहती हूँ। बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? परी, मेरी इच्छा ये है कि उस गरीब लड़के की आर्थिक हालत को ठीक कर दो। वो अभी खुद बच्चा है, लेकिन उससे छोटी उसकी एक बहन भी है। बेचारा इतनी कम उम्र में भीख मांग कर लाता है और दोनों भाई बहन खाना खाते हैं और कभी कभी तो नहीं भी खा पाते हैं। उसके बाद नैना परी आकांक्षा को एक पौधा देती है। तुम ये पौधा इस गरीब लड़के के घर के अंदर जाकर रख दो, उसके बाद चुटकी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकांक्षा पौधा लेकर उस लड़के के घर में रख देती है। जैसे ही पौधा उसके घर के अंदर जाता है, उसका घर एक पक्के मकान में बदल जाता है और घर के अंदर ढेर सारा अनाज आ जाता है। ये देखकर आकांक्षा बहुत खुश होती है। आपने मेरे कहने पर उस लड़की की मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। अब जब तक ये पौधा इस घर में रहेगा तब तक इस लड़के को कोई कमी नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत खुश हुई आकांक्षा। अगर तुम चाहती तो तुम अपने लिए और अपने सांवले रंग के लिए कुछ मांग सकती थी, लेकिन तुमने निस्वार्थ होकर दूसरों का भला चाहा, इसलिए मैं तुम्हें भी एक जादुई पौधा देती हूँ। इसकी पत्तियों को पीसकर तुम अपने चेहरे पर लगाओगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही तुम्हें इस पौधे के पास रोज सुबह एक सोने का सिक्का मिलेगा। आकांक्षा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। घर आकर आकांक्षा अपने चेहरे पर पौधे की पत्ती पीसकर लगाती है। वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। इशिता और माला आकांक्षा की खूबसूरती देख हैरान रह जाते हैं। आकांक्षा माला को जादुई परी के बारे में बताती है। ये सब सुनकर इशिता के मन में लालच आ जाता है। इशिता उस गरीब लड़के के घर का पता पूछती है और अगले दिन वहाँ चली जाती है। उसके घर के बाहर जाकर इशिता रोने का नाटक करने लगती है। नैना परी इशिता को रोते हुए देखती है। उन्हें पता चल गया था कि इशिता नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी नैना परी इशिता के पास आती है और इशिता के कहे अनुसार उसे एक पौधा दे देती है। इशिता घर जाते ही पौधे की पत्तियां पीसकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। इतनी खूबसूरत हो जाऊंगी कि इस गांव में क्या, आसपास के किसी भी गांव में मेरी खूबसूरती के टक्कर का कोई नहीं होगा। मेरे सामने आने से पहले डरेंगी लड़कियां कि कहीं मैं उनकी बेइज्जती ना कर दूं। थोड़ी देर बाद इशिता अपना चेहरा देखती है। इशिता बहुत काली हो गई थी। ये देखकर वो चीख पड़ती है और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर माला और आकांक्षा उसके कमरे में आती हैं। देखो मम्मी, मैं कितनी काली हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? लोग तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, अब तुम्हें ही इसे भुगतना होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने आकांक्षा की देखा देखी करने की कोशिश की, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम्हारा दिल आकांक्षा के दिल की तरह साफ नहीं है। ये बोलकर माला वहाँ से चली जाती है। इशिता आकांक्षा के सामने रोने लगती है। आकांक्षा मेरी बहन, तुम ही कुछ करो, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मैंने ना जाने कितने लोगों का मजाक बनाया है। अगर किसी ने मेरा मजाक बनाया तो मैं मर जाऊंगी। मैं इस चेहरे के साथ नहीं रहूंगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं।
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम काली हो गई तो तुम अपनी जान दे दोगी? दुनिया में इतने सारे काले लोग हैं, लेकिन सब खुशी से रहते हैं। तुम काले रंग को इतना बुरा क्यों मानती हो? तुमने पहले जो भी किया था उसका यही फल है, लेकिन अब तुम सुधर जाओ। एक बार तुम सुधर जाओगी और सबकी इज्जत करने लगोगी, तब देखना सब तुम्हारी भी करेंगे और कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। इशिता आकांक्षा की बात समझ जाती है। उस दिन से वो सबकी इज्जत करने लगती है। आकांक्षा और इशिता एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहने लगी थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आकांक्षा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई 3 गाउन की नदी। एक समय की बात है, सरिता अपनी 3 बेटियों रश्मि, नेहा और पूनम के साथ ही रहा करती थी। सरिता का पति उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि जब सरिता की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी, तभी सरिता के गांव में एक साधु बाबा आया था और उस साधु के शरण में ही सरिता का पति साधु बन गया था और उन्हीं के साथ संन्यास लेकर चला गया था। उस दिन के बाद से सरिता ही अपनी तीनों बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। उन तीनों में सबसे बड़ी रश्मि थी और सरिता के काम पर जाने पर वही घर का और अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखती थी। ऐसी ही एक दिन पूनम और नेहा पार्क में खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर टीना और सिम्मी आ जाती है। टीना, तुम जानती हो कुछ दिनों बाद इन दोनों जुड़वा बहनों का बर्थडे है, लेकिन अभी तक इनके लिए नए कपड़े नहीं आए और ना ही कभी आएंगे, क्योंकि ये लोग कभी अपना बर्थडे मना ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने तो ये तक सुना है कि इनके बर्थडे पर तो केक भी नहीं आता। ये लोग तो बस हलवा काट कर ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे जी रहे हैं। सिम्मी, इसे जिंदगी जीना नहीं बल्कि काटना कहते हैं। ये लोग तो धरती पर बोझ हैं। असली जिंदगी तो हम अमीर लोग जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बहुत ही मजेदार पार्टियां भी करते हैं। और वहीं ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीते हैं। बहुत हो गया है, तुम लोगों का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलती जाओगी। मेरा मुंह है, मैं तो बोलूंगी, और वैसे भी सच कड़वा ही होता है। इतना ही सच बोलने का शौक है तो कहीं और जाकर बोलो, यहाँ हमारा सर खाने की जरूरत नहीं है। रहने दो टीना, लगता है ये दोनों अपनी सच्चाई जानकर चिढ़ गई है, तभी ऐसे रिएक्ट कर रही है। ऐसा कहकर सिम्मी और टीना जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये सब सुनकर पूनम और नेहा को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो टीना और सिम्मी की पिटाई कर देती है और फिर भागकर घर आ जाती है और घर आकर सारी बात रश्मि को बताती है। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? तुम दोनों जानती हो ना कि टीना और सिमी हमारी मकान मालकिन की बेटियां हैं। मैं जानती हूँ दीदी, पर वो दोनों बहुत ज्यादा बोल रही थी। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, वो दोनों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए हमसे सहा नहीं गया। लेकिन तुम दोनों ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। 2 महीने से हमारा घर का किराया नहीं गया है, फिर भी मकान मालकिन शांत थी, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद वो शांत नहीं बैठेंगी। दीदी, हमें माँ को बता देना चाहिए। नहीं, अभी माँ थक कर काम से आई है, वो सो रही है। जब वो उठेंगी तब उनसे बात करेंगे। रश्मि इतना कह ही रही होती है कि तभी मकान मालकिन गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ आ जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम दोनों जानती भी हो उन दोनों को कितनी चोटें आई है। मुझे उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मालकिन, जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं और ये दोनों भी टीना और सिम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों पर बहुत तरस खा लिया, लेकिन लगता है वो मेरी गलती थी। मकान मालकिन इतनी तेज आवाज में बात कर रही होती है कि सरिता की आंख खुल जाती है और वो बाहर आती है। सब कुछ जानने के बाद सरिता मकान मालकिन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कल मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, मैं आपका किराया जरूर चुका दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। शाम से पहले पहले अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो, नहीं तो तुम लोग मुझे जानते हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी, उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। सरिता जानती थी कि मकान मालकिन कैसी है, इसलिए वो शाम से पहले ही अपना बोरियम बिस्तरा लेकर अपनी बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। हे भगवान, अब हम जाए तो जाए कहाँ? अपनी तीनों बच्चियों को लेकर मैं ऐसे सड़क पर तो नहीं घूम सकती।
सरिता ये सब कुछ मन में सोचकर सड़क पर बेसुध चल रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। तीनों बहनें ये सब देखकर हैरान रह जाती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ को क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो, इनके सर से तो बहुत खून बह रहा है। हमें माँ को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर चलना होगा। वो लोग सरिता को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही सरिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, पहले से ही हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियाँ और इतना दुख है, और उसके बाद आप भी हमें छोड़कर चली गयी। आप बताइए, हम लोग आपके बिना कैसे जी पाएंगे? माँ। दीदी, ये सब हमारी गलती है। ना हमने टीना और सिम्मी को मारा होता, ना ही मकान मालकिन हमें घर से निकालती, और ना ही आज ये सब होता। जो भी हुआ उसके लिए तुम दोनों अपने आप को दोष मत दो। हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी होती है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। उन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो लोग एक छोटे से जंगल में चले जाते हैं और वहाँ की लकड़ियों से किसी तरह जोड़ जोड़ के एक झोपड़ी बना लेते हैं। क्योंकि रश्मि सबसे बड़ी थी, इसलिए उसे अपने दोनों बहनों का ख्याल रखना था। इसलिए वो घर से काम की तलाश में निकल जाती है। कई दिन तो वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर एक दिन उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान पर साफ सफाई का काम मिल जाता है और वो वहीं काम करने लग जाती है। रश्मि बहुत ही लगन से काम करती है और उसका काम देखकर उसकी मालकिन बीना बहुत खुश होती है। सच में रश्मि, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। मैंने जो पहले साफ सफाई वाली रखी थी वो ढंग से काम नहीं करती थी। कभी इधर धूल रह जाती तो कभी उधर धूल रह जाती थी और वो अपने काम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती थी। पर तुम तो पूरी दुकान को एकदम चकाचक रखती हो और साथ ही साथ कपड़े को उसकी सही जगह पर रखना, कस्टमर का ध्यान रखना और बाकी काम भी कर लेती हो। सच में मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, इसलिए आज मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अपनी मालकिन की बात सुनकर रश्मि बहुत खुश होती है, परंतु ये सब सिम्मी और टीना देख रही होती है, क्योंकि सिम्मी और टीना भी उसी दुकान पर शॉपिंग कर रही होती है। ये तो पूनम और नेहा की बड़ी बहन है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। इसकी छोटी बहनों ने हमें बहुत परेशान किया है, उसका बदला अब हम इससे ले लेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? सिंपल है, हम इस दुकान से ये सारे कपड़े लेकर चले जाएंगे और जब यहाँ की मालकिन हमसे पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमने कपड़ों के पैसे इसे दे दिए हैं। क्या बात है, तेरा प्लान तो बहुत ही मस्त लग रहा है। इसके बाद सिम्मी और टीना बहुत सारी शॉपिंग करती है और दुकान से निकलने लगती है। तभी दुकान की मालकिन उन दोनों को रोक लेती है और पूछती है, आप लोगों ने पैसे पे नहीं किए? एक्सक्यूज मी, हम पैसे पहले पे कर चुके हैं। आपकी जो स्टाफ वहाँ खड़ी है, हमने उसे पैसे दे दिए थे। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी तो वो जा चुकी है, कल मैं उसे पैसे ले लूंगी। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फिर दोनों बहनें वहाँ से हंसती हुई निकल जाती है। अगले दिन जब रश्मि काम पर आती है तो बीना उसके पास आती है और कहती है, रश्मि, कल जो उन दोनों कस्टमर ने पैसे दिए थे, लाओ वो मुझे दे दो। पैसे? कौन से पैसे मालकिन? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। झूठ बोलना बंद करो रश्मि, कोई भी कस्टमर हमसे झूठ नहीं बोलता और वो दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगी। जल्दी बताओ मेरे पैसे कहाँ है? बीना सवाल पर सवाल करती रहती है पर रश्मि के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर बीना गुस्से में आकर कहती है, ठीक है, अब बहुत हो गया है, मैं बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी झूठ। मुझे कल के कल मेरे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को जेल में डलवा दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से और कल पैसे लेकर आना। बेचारी रश्मि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता आखिर वो क्या करे। वो दुकान से निकल जाती है और चलते चलते उसे होश ही नहीं रहता कि वो घर की जगह कहाँ पहुँच गई है। जब वो देखती है तो वो किसी जंगल में पहुँच गई होती है, जहाँ 3 अलग अलग गाउन होते हैं और उन गाउन में से नदी निकल रही होती है। ये सब नजारा देखकर रश्मि हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? यहाँ तो सोने का और चांदी का गाउन है और उनके साथ में एक पुराना सा गाउन भी है और इन सभी गाउन में से एक नदी बह रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। रश्मि ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर 3 नन्ही परियां प्रकट हो जाती है और रश्मि से कहती है,
रश्मि, क्या तुम इन गाउन और उनकी नदी को देख सकती हो? हाँ, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब है क्या? अगर तुम्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी। रश्मि, यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो जादुई गाउन और उनकी नदी है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के गाउन के साथ ये पुराना गाउन क्यों रखा है? रश्मि, तुम्हें इन तीनों में से किसी एक गाउन की नदी में डुबकी लगानी होगी। अगर तुम सोने के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही अमीर बन जाओगी। तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। और अगर तुम चांदी के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी। तुम्हारे पास बहुत सारा फेम आ जाएगा। और ये तीसरा गाउन, इससे क्या होगा? अगर तुम तीसरे गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम हमारी मदद कर पाओगी। हम लोग यहाँ पृथ्वीलोक पर फंस चुके हैं। अगर तुम इस नदी में डुबकी लगा लेती हो तो पृथ्वीलोक से परीलोक तक एक बादलों की सीढ़ी बन जाएगी और फिर वापस हम परीलोक जा पाएंगे। अब बताओ, कौन सी नदी में डुबकी लगाना चाहती हो? रश्मि थोड़ी देर सोचती है और फिर बिना कुछ कहे ही तीसरी जादुई गाउन की नदी में डुबकी लगा लेती है। रश्मि के उस नदी में डुबकी लगाते ही वहाँ पर सच में बादलों की सीढ़ियाँ बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। अब हम लोग अपने अपने घर जा पाएंगे। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब तुम ये तीनों गाउन रख सकती हो। ये तीनों गाउन तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐसा कहकर वो तीनों परी वहाँ से परीलोक चली जाती है और रश्मि उन तीनों गाउन को लेकर घर आ जाती है। उन तीनों गाउन की मदद से रश्मि को पैसा, धन दौलत, रुतबा सब मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसके बाद रश्मि गाउन की मदद से 50,000 रुपए इकट्ठा करती है और उस दुकान की मालकिन को दे देती है और अब तीनों बहनें एक शानदार जीवन जीने लगती है और अपने जीवन को बेहतर करने के साथ साथ वो कई गरीब बच्चों और लोगों की भी मदद करने लगती है और हंसी खुशी रहने लग जाती है।